Hello friends, how are you? Hope you're enjoying your life and your study. Today we are going to do the fourth poem of 10th class, An Elegy on the Death of a Mad Dog, written by Oliver Goldsmith. आइए पहले ओलिवर गोल्डस्मिथ के बारे में कुछ जानते हैं। इंग्लैंड के ये थे और इनका जन्म हुआ था 1728 को और इनकी डेथ हुई थी 1774 को। 18th सेंचुरी यानी 18वीं शताब्दी के ये एक बड़े ही प्रसिद्ध कवि थे। उनका जीवन बहुत उतार चढ़ाव से भरा था। बड़ी ही फैसिनेटिंग सी, आकर्षक सी उनकी ज़िंदगी थी। एक तरफ वो बहुत इंटेलिजेंट थे और दूसरी तरफ वो ऐसे कामों में लगे रहते थे जो उनको खुद को ही नुकसान पहुंचाते थे। उन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे हैं, प्लेज लिखे हैं और पोएम्स भी लिखी हैं, एसेज भी लिखे हैं और वो सभी बहुत पॉपुलर हुए हैं। अगर इस पोएम की बात करें तो ओलिवर गोल्डस्मिथ ने एक नोवेल लिखा था जिसका नाम था द विकार ऑफ वेकफील्ड। बहुत ही इंटरेस्टिंग नोवेल था, एक उपन्यास था। उस उपन्यास के अंदर ये पोएम थी। इस पोएम के अंदर एक पागल कुत्ते, एक मैड डॉग की डेथ पर शोक मनाया गया है। देखिए, अगर पोएम के नेम की बात करें, एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग। देखिए, एलिजी का मतलब होता है शोक गीत। कोई प्रिय मित्र, कोई रिश्तेदार या कोई ऐसी चीज़ जो आपको प्रिय है और उसकी मृत्यु होने पर उसके दुख में जो शोक गीत लिखा जाता है उसको एलिजी कहा जाता है। तो ये पोएम जो है एक मैड डॉग की डेथ पर लिखी गई है और ये एक सैटारिकल वे में लिखी गई। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इस पोएम के अंदर क्योंकि इस पूरी पोएम की जो भाषा है वो सैटारिकल है। देखिए, सैटायर का मतलब होता है व्यंग्य, किसी बात को अलग तरीके से कहना और व्यंग्य करना, उसको सैटायर कहते हैं। तो ये पोएम सैटारिकल वे में लिखी गई है। इस पोएम के अंदर एक ऐसी स्टोरी है जिसमें एक व्यक्ति है जिसको बहुत सज्जन दिखाया गया है। शुरुआत से बड़ा ही सज्जन व्यक्ति दिखाया गया, बहुत ही अच्छा व्यक्ति दिखाया गया है, लेकिन उसकी अच्छाई को भी एक व्यंग्यात्मक तरीके से पेश किया गया है। उस व्यक्ति की एक डॉग के साथ दोस्ती हो जाती है और फिर इस मैन और उस डॉग के बीच में आपस में मन मुटाव हो जाता है, अनबन हो जाती है। इसके लिए एक शब्द आएगा PIQUE, पीक। इनके बीच में अनबन हो जाती है। वो कुत्ता उस आदमी को काट लेता है। सभी लोग ये सोचते हैं कि अब ये व्यक्ति मर जाएगा। इतना सज्जन व्यक्ति है, इतना अच्छा व्यक्ति है, सारी उम्र इसने भगवान की भक्ति में लगा दी, ये व्यक्ति अब मर जाएगा। लेकिन लास्ट में होता क्या है कि वो आदमी तो नहीं मरता, वो कुत्ता मर जाता है। अब हम देखते हैं इस पोएम को लाइन वाइज। लेट्स स्टार्ट द पोएम लाइन बाय लाइन। एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग, रिटन बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ। स्टेंजा 1, 4 लाइन्स है इसके अंदर। शॉर्ट और शॉर्ट आपस में मैच करती है और सॉन्ग और लॉन्ग आपस में मैच करती है। आगे के स्टेंजास में भी इसी तरीके से इस पोएम की राइम स्कीम को बनाया गया है। लाइन नंबर 1, गुड पीपल ऑल ऑफ एवरी शॉर्ट। लोगों को संबोधित करके पोइट कहता है कि सभी अच्छे लोगों, गुड पीपल ऑल, सभी अच्छे लोगों, ऑफ एवरी सॉर्ट, हर प्रकार के अच्छे लोगों, गिव ईयर अनटू माई सॉन्ग। मैं जो सॉन्ग गाने जा रहा हूँ, ये जो कविता गाने जा रहा हूँ, इस पर कान दीजिए, यानी कि ध्यान दीजिए। गिव ईयर अनटू माई सॉन्ग, मेरे गीत पर, मेरी कविता पर ध्यान दीजिए। एंड इफ़ यू फाइंड इट वंडरस शॉर्ट। देखिए, वंडरस ऐसी चीज़ होती है जो अचरज भरी हो। अगर कविता ऐसी है जिसमें हैरानी, अचरज की कोई चीज़ें हैं तो व्यक्ति उससे जुड़ा रहता है, उसको सुनता रहता है, उस चीज़ को पढ़ता रहता है। तो पोइट पहले ही लोगों को कह रहे हैं कि अगर आपको मेरी कविता में कुछ अच्छा ना लगे, अगर आपको मेरी कविता ऐसी लगती है जिसमें कुछ खास दम नहीं है, वंडरस शॉर्ट है, यानी उसमें हैरानी की कमी है, तो भी आप उसको सुनिए। इट कैन नॉट होल्ड यू लॉन्ग। देखो, होल्ड माने पकड़ के रखना होता है। अगर हम कोई चीज़ को पढ़ रहे हैं और वो अच्छी नहीं है फिर भी हम होल्ड कर रहे हैं, तो पोइट लास्ट 2 लाइनों में कह रहे हैं कि अगर आपको इस कविता में किसी हैरानी की, किसी अच्छी चीज़ की कमी भी लगे तो भी इसको सुने, क्योंकि ये आपका ज़्यादा समय नहीं लेगी। तो ये था फर्स्ट स्टेंजा। पोइट लोगों के साथ अपना जुड़ाव महसूस कर रहा है कि आप मेरी कविता पर ध्यान दीजिए।
अच्छे लोगों, सज्जनों, यहीं से व्यंग्य शुरू हो गया है, ठीक है ना। अगर आपको ये कविता उत्साह से हीन भी लगती है तो भी ये आपका ज़्यादा समय नहीं लेगी। नेक्स्ट स्टेंजा। इन Islington there was a man of whom the world might say that still a godly race he ran whenever he went to pray. Islington इंग्लैंड के अंदर एक शहर का नाम है, एक ज़िला है। यहाँ पर ओलिवर गोल्डस्मिथ कुछ समय के लिए रहे थे, इसलिए इस जगह से ओलिवर गोल्डस्मिथ का काफ़ी जुड़ाव रहा है। चूँकि किसी जगह का जिक्र करना ज़रूरी था जहाँ पर उस व्यक्ति को दिखाया जा सके, उस डॉग को दिखाया जा सके, इसलिए ओलिवर गोल्डस्मिथ ने इस जगह का नाम लिया है इस्लिंगटन। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिख रहे हैं, इन इस्लिंगटन देयर वाज ए मैन। इस्लिंगटन में एक आदमी था, ऑफ हुम द वर्ल्ड माइट से, जिसके बारे में दुनिया कहती थी दैट की स्टिल ए गॉडली रेस ही रैन। देखो, गॉड मीन्स देवता होता है, भगवान होता है। गॉडली रेस यानी भगवान की प्रजाति, यानी वो एक तरह से भगवान का रूप था, ऐसा व्यक्ति था वो। Whenever he went to pray, जब भी वो प्रार्थना करने जाता था तो वो एक तरह से ईश्वरीय रूप लगता था। तो इन 4 लाइंस में बताया गया है कि इस्लिंगटन में एक व्यक्ति रहता था जिसके बारे में दुनिया कहती थी कि जब भी वो प्रार्थना करने जाता है तो वो एक तरह से ईश्वर का रूप है। ए काइंड एंड जेंटल हार्ट ही हैड टू कंफर्ट फ्रेंड्स एंड फोज, द नेकेड एवरी डे ही क्लैड व्हेन ही पुट ऑन हिज क्लोज। देखिए, इन 4 लाइंस में भी व्यंग्य अपनी चरम सीमा पर है। एक तरफ पोइट उस व्यक्ति को बड़ा ही सज्जन, बड़ा ही धर्मात्मा, बहुत ही अच्छा व्यक्ति कह रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में ये चल रहा है कि ये व्यक्ति बहुत बुरा है। यही तो सटायर होता है, इसी को तो व्यंग्य कहते हैं। अच्छी बातों के पीछे जब बुरा भाव छुपा होता है उसी को व्यंग्य कहा जाता है। कह रहा है, ए काइंड एंड जेंटल हार्ट ही हैड। काइंड और जेंटल, काइंड माने दयालु, जेंटल का मतलब सौम्य, मृदु। उस व्यक्ति का हृदय कैसा था? काइंड एंड जेंटल था। टू कंफर्ट हिज फ्रेंड्स एंड फोज, फ्रेंड्स मित्र हो गए, फोज का मतलब होता है एनिमी या शत्रु। कंफर्ट का मतलब होता है सांत्वना देना, किसी को ढाढ़स बंधाना। तो उसका हृदय बड़ा कोमल था, काइंड था, जेंटल था। इतना कोमल था कि वो अपने फ्रेंड्स को और साथ ही साथ अपने दुश्मनों को भी वो सांत्वना देता था, ढाढ़स बंधाता था, उनकी अच्छाई की बात करता था, मदद नहीं करता था, बात ही करता था। The naked every day he clad when he put on his clothes। इन 2 लाइनों में तो सटायर अपनी बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंच गया है। नेकेड का मतलब होता है नंगे, जिसने कोई कपड़े नहीं पहन रखे उसको नेकेड कहते हैं इंग्लिश में। और CLAD क्लैड का मतलब होता है कपड़े पहनाना। द नेकेड एवरी डे ही क्लैड, प्रतिदिन वो नंगों को कपड़े पहनाता था, वास्तव में नहीं, ये ऐसा वो सोचता था। कब सोचता था? When he put on his clothes, क्लॉज कपड़े हो गए, put on का मतलब कपड़े पहनना, जूते पहनना, कोई भी चीज़ पहनना वो put on होता है। तो जब कभी भी वो कपड़े पहनता था तो वो ये सोचता था कि जब मैं खुद कपड़े पहन रहा हूँ तो मैं ऐसा करके गरीबों को, नंगे लोगों को कपड़े पहना रहा हूँ, ये उसकी सोच थी। बड़ा ही दयालु हृदय था वो, अपने मित्रों को और अपने शत्रुओं को सांत्वना देता था। और जब वो खुद कपड़े पहनता था तो ऐसा सोचता था कि मैं खुद कपड़े पहनकर वास्तव में गरीबों का भला कर रहा हूँ, नंगे लोगों को कपड़े पहना रहा हूँ। ये तो हो गया व्यक्ति की बात। अब व्यक्ति को देखिए 12 लाइनों में डिस्क्राइब किया है उसने। शुरू की 4 लाइनों में तो उसने हमारे साथ अपना कनेक्शन बनाया और फिर उसके बाद की 8 लाइनों में उसने व्यक्ति को डिस्क्राइब किया अच्छे इंसान के रूप में। अब वो बात करेगा कुत्ते की और कुत्ते को दिखाएगा बुरा। इन दैट टाउन ए डॉग वॉज फाउंड। उस कस्बे में, उस शहर में एक कुत्ता पाया जाता था। एज मैनी डॉग्स देयर बी, जैसा कि बहुत सारे कुत्ते वहाँ होते हैं, उसी तरह से उस शहर में एक कुत्ता पाया जाता था। बोथ mongrel, puppy, whelp, hound and curs of low degree।
5 कुत्तों के नाम आए हुए हैं, मोंग्रेल, पप्पी, वेल्प, हाउंड, कर्स। देखिए मोंग्रेल एक लो जाति का कुत्ता होता है जिसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक निम्न जाति का मिश्रित जाति का कुत्ता होता है। आगे के जो 2 वर्ड हैं पप्पी एंड वेल्प, दोनों का मतलब होता है कुत्ते का बच्चा यानी कि पिल्ला। दोनों वर्ड का एक ही मतलब है पिल्ला। हाउंड, हाउंड की तस्वीर भी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। हाउंड होता है शिकारी कुत्ता। और कर, CUR, जिसको यहाँ बहुवचन में कर्स लिखा गया है, कर होता है एक आक्रामक कुत्ता। ये भी निम्न जाति का होता है, मिश्रित जाति का होता है, आक्रामक होता है, थोड़ा गुस्सैल होता है। कर्स ऑफ लो डिग्री, लो डिग्री का मतलब निम्न जाति के आवारा कुत्ते। कर एक तरह का आवारा आक्रामक कुत्ता होता है। तो कह रहा है एंड इन दैट टाउन ए डॉग वाज फाउंड, और उस कस्बे में कुत्ता पाया जाता था। एज मैनी डॉग्स देयर बी, जैसे कि वहाँ बहुत सारे कुत्ते होते हैं। मोंग्रेल होते हैं, पप्पी होते हैं, वेल्प होते हैं, हाउंड होते हैं, और कर्स होते हैं। लो डिग्री के निम्न जाति के जैसे कुत्ते पाए जाते हैं वैसे वहाँ पे कुत्ता पाया जाता था। दिस डॉग एंड मैन एट फर्स्ट वर फ्रेंड्स, यह जो डॉग है और ये जो मैन है, जिसको पहले बहुत अच्छा सज्जन व्यक्ति, काइंड हर्ट वाला पोइट ने तारीफ़ों के पुल बांध दिए उस व्यक्ति के लिए, और कुत्ते के लिए बुरे शब्दों का ढेर लगा दिया। लेकिन इस पोएम के अंत में दोनों अपने कैरेक्टर के विपरीत निकलेंगे। दिस डॉग एंड मैन एट फर्स्ट वर फ्रेंड्स, शुरू में ये व्यक्ति और वो कुत्ता फ्रेंड्स थे। बट व्हेन ए पीक बिगेन, PIQUE, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, पीक का मतलब होता है मन मुटाव, झगड़ा कह सकते हो आप, वैमनस्य। तो जब मन मुटाव शुरू हो गया, द डॉग जो कुत्ता है, टू गेन हिज प्राइवेट एंड्स, गेन का मतलब होता है प्राप्त करना। इसको अगर मैं सीधा प्योर हिंदी में बोलूँ, टू गेन हिज प्राइवेट एंड्स का मतलब होता है अपना उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। तो कुत्ते ने अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए क्या किया, वेंट मैड, पागल हो गया। देखिए सेटायर है, व्यंग्य कर रहा है पोइट। कुत्ता जानबूझ के अपने मन से पागल नहीं हुआ, लेकिन पोइट क्या कह रहा है, ऐसा लग रहा था मानो कुत्ता उस व्यक्ति को पहले से ही काटना चाहता था, अपना उल्लू सीधा करना चाहता था, अपने प्राइवेट एंड्स को गेन करना चाहता था, इसलिए वो जानबूझकर पागल हो गया एंड बिट द मैन। बिट की फर्स्ट फॉर्म होती है बाइट। आप अपनी स्क्रीन पर इस वर्ब की 5 फॉर्म देख सकते हो। बाइट का मतलब होता है काटना। कुत्ता जब काटता है उसको बाइट कहते हैं। ये वर्ड आगे भी आएगा। यहाँ पे जो शब्द आया है ये है बिट, काट लिया। तो इस स्टेंजा के अंदर लाइन नंबर 17 से लाइन नंबर 20 में वो कह रहा है कि दिस डॉग एंड मैन एट फर्स्ट वर फ्रेंड्स, दोनों शुरू में मित्र थे। बट व्हेन ए पीक बिगेन, लेकिन जब झगड़ा शुरू हुआ, जब मन मुटाव शुरू हुआ, द डॉग, कुत्ते ने क्या किया, टू गेन हिज प्राइवेट एंड्स, अपना उल्लू सीधा करने के लिए, वेंट मैड, पागल हो गया, एंड बिट द मैन, और आदमी को काट लिया। और जैसा ही ऐसे हुआ, चारों तरफ हो हल्ला, अफरा तफरी मच गई। अराउंड फ्रॉम ऑल द नेबरिंग स्ट्रीट्स द वंडरिंग नेबर्स रैन एंड स्वोर द डॉग लॉस्ट हिज विट्स टू बाइट सो गुड मैन। जैसे ये खबर फैली शहर में, अराउंड, चारों तरफ से, फ्रॉम ऑल द नेबरिंग स्ट्रीट्स, स्ट्रीट माने गली हो गया, नेबरिंग आस पड़ोस की हो गया, आस पड़ोस की सब गलियों से, द वंडरिंग नेबर्स रेन, नेबर्स पड़ोसी, वंडरिंग नेबर्स का मतलब हैरान हुए पड़ोसी, पड़ोसी हैरान हो रहे हैं कि इतने सज्जन व्यक्ति को कुत्ते ने काट लिया। द वंडरिंग नेबर्स रैन, हैरान हुए पड़ोसी दौड़े, एंड स्वोर, और कसम खाई, स्वेयर होती है इसकी फर्स्ट फॉर्म, SWEAR, कसम खाकर बोलने लगे। स्वोर द डॉग हैड लॉस्ट हिज विट्स। देखिए लूज विट्स का मतलब होता है दिमागी संतुलन खो देना, अत्तामाजी सटक ली। स्वोर द डॉग हैड लॉस्ट हिज विट्स, कसम खा के बोलने लगे कि पक्का ही कुत्ते का दिमाग सटक गया है। टू बाइट सो गुड मैन, ये आ गया बाइट फर्स्ट फॉर्म, जिसकी सेकंड फॉर्म ऊपर आई थी लाइन नंबर 20 में, बिट।
वो पड़ोसी कसम खाकर बोल रहे हैं कि पक्का ही इस कुत्ते का दिमाग हिल गया है जो इसने इतने अच्छे व्यक्ति को काट लिया है। द वुंड इट सीम्स both sore and sad to every Christian eye, and while they swore the dog was mad, they swore the man would die. swore word 2 बार और आ गया। swear की सेकंड फॉर्म होती है जिसका मतलब होता है कसम खाना। The wound it seemed both sore and sad. WOUND wound का मतलब होता है घाव, और आगे 2 वर्ड्स आए हैं, सैड दुखी होता है, और सौर का मतलब होता है दुखदाई, कष्टदायी, पीड़ादायक, दुखता हुआ, कुछ भी कह सकते हो। मान लीजिए आपका गला दुख रहा है तो इंग्लिश में गले को कहते हैं थ्रॉट, तो गला दुख रहा है तो उसको कहेंगे सॉर थ्रॉट। आंखें दुख रही हैं, सॉर आइज। अब वुंड जो है वो पीड़ादायक था, घाव पीड़ादायक था, काफ़ी गहरा घाव कर दिया था उस कुत्ते ने। द वुंड इट सीम्स बहुत सॉर एंड सैड, तो वो घाव कैसा नज़र आ रहा था, बड़ा ही पीड़ादायक, दुखदाई नज़र आ रहा था। किसको? टू एवरी क्रिश्चियन आई। देखिए क्रिश्चियन का मतलब ईसाई होता है, क्रिश्चियन आई यानी ईसाई धर्म के लोग, मतलब सज्जन लोग। एंड वाइल दे स्वोर द डॉग वॉज मैड, जबकि वो कसम खा रहे थे कि कुत्ता पागल था। दे स्वोर द मैन वुड डाई, वो ये भी कसम खा रहे थे कि आदमी मर जाएगा, ये आदमी का मरना तो निश्चित है। लास्ट लाइनों में पोएम का सारा निचोड़ आ गया। बट सून, परंतु जल्दी ही, ए वंडर केम टू लाइट, एक हैरानी वाली घटना हुई, एक वंडर, एक अचरज वाली घटना हुई। दैट शॉव्ड, जिसने दिखाया, इस घटना ने दिखाया, द रॉग्स, रॉग्स का मतलब होता है दुष्ट लोग, द रॉग्स दे लाइड, इस घटना ने साबित कर दिया कि वो दुष्ट लोग झूठ बोल रहे थे कि कुत्ता पागल है और अब आदमी मर जाएगा। वो दुष्ट लोग झूठ बोल रहे थे। हुआ एक्चुअल में क्या, लास्ट 2 लाइनों में बताया गया है। द मैन रिकवर्ड ऑफ द बाइट, बाइट पहले में मैंने आपको बताया काटना होता है। द मैन रिकवर्ड ऑफ द बाइट, रिकवर माने ठीक हो जाना होता है। वो आदमी उस बाइट से ठीक हो गया। द डॉग इट वॉज दैट डाइड, और मरा कौन, कुत्ता, मरने वाला था कुत्ता। तो दिस वॉज द पोएम बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ। 32 लाइन्स की एक पोएम है जिसमें ओलिवर गोल्डस्मिथ मानवीय स्वभाव पर व्यंग्य कर रहे हैं, सेटायर कर रहे हैं। सेटायर इस पोएम में सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है कि किस तरह से ओलिवर गोल्डस्मिथ ने सिंपल शब्दों में एक इंसान और एक कुत्ते की दोस्ती, जो कि बाद में दुश्मनी में बदल जाती है, उसके माध्यम से किस तरह से मानवीय व्यवहार पर सेटायर किया है, व्यंग्य किया है। होप यू एंजॉयड दिस पोएम। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये पोएम कैसी लगी, और मेहनत करते रहिए। थैंक यू, गुड बाय, शब्बा खैर।